जब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक सन की सहायक पुरुष किरदार बन गया हूं, तो मैंने हार मान ली। मैं अपनी 7 साल की सौतेली बेटी के साथ एक पेरेंटिंग रियलिटी शो में था, जहां दूसरे पिता पौष्टिक खाना बना रहे थे और अपने बच्चों को लाड़ प्यार करने में माहिर थे। वहीं मैं आधी रात तक वीडियो गेम खेलता रहा और फिर दोपहर तक सोता रहा। खैर, पूरी तरह से नहीं। मेरी सौतेली बेटी ने मुझे 2 बार जगाया। पहली बार उसने दोपहर का खाना तैयार कर लिया था और मुझे उठकर खाने के लिए बुला रही थी। और किसी तरह हमारी बाप बेटी की जोड़ी ऑनलाइन वायरल हो गई। एक दर्शक की लोकप्रिय टिप्पणी थी, ये छोटी बच्ची अपने नासमझ पिता की देखभाल करने की कोशिश में खुद को परेशान कर रही है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे स्नैक्स नहीं खाऊंगी और तुम्हारा दूध नहीं पीऊंगी, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। चीनी मिट्टी की गुड़िया जैसी कोमल वह छोटी बच्ची बेसब्री से चिल्लाई, जिससे मेरा सिर दर्द करने लगा। उसने हाथ के एक झटके से मेरे हाथ में पकड़े स्नैक्स और दूध को ज़मीन पर गिरा दिया। दर्द कम होने के बाद मेरा दिमाग अचानक पहले से कहीं ज़्यादा साफ हो गया। दबी हुई यादों का सैलाब उमड़ आया और मुझे अचानक एक एहसास हुआ। मैं एक उपन्यास का सन की सहायक पुरुष पात्र था। इस सहायक पात्र यानी मैंने महिला नायिका क्लो एंडरसन नाम की एक सीईओ, जिससे पहले से ही एक बेटी थी, से शादी करने के लिए हर संभव कोशिश की थी। शादी के 6 महीने से भी कम समय में क्लो और पुरुष नायक लियाम कार्टर एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। दोनों को यकीन हो गया था कि उन्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया है। क्लो ने मुझसे तलाक मांगा और मेरी सौतेली बेटी सोफी उनकी सबसे बड़ी समर्थक बन गई और उन्हें एक खुशहाल परिवार बनाने में मदद की। जहां तक मेरी बात है, उस सीधे साधे सहायक पात्र की, मेरा प्यार नफरत में बदल गया। मैंने महिला नायिका को परेशान किया, पुरुष नायक को फंसाया, अपनी छोटी सौतेली बेटी का शोषण किया और अंततः एक दुखद अंत को प्राप्त हुआ। ये सब जानकर मैं पूरी तरह से टूट गया था। मैं बस यही चाहता था कि तुरंत तलाक ले लूं और महिला नायिका, पुरुष नायक और सौतेली बेटी से दूर चला जाऊं। लेकिन शादी के तुरंत बाद क्लो एक व्यावसायिक यात्रा पर विदेश चली गई और तब से वापस नहीं लौटी। और मुझे अचानक यह एहसास होने से पहले सोफी के साथ पिता बेटी का रिश्ता बनाने की कोशिश में मैंने हम दोनों को एक पेरेंटिंग रियलिटी शो के लिए साइन अप करवा दिया था। अब सोफी और मैं पहले से ही प्रोडक्शन टीम के साथ थे। अनुबंध तोड़ने का मतलब था भारी जुर्माना भरना, और मैं अपने पैसे गंवाने से बेहतर मरना पसंद करता। मैंने शो खत्म होने तक बस आराम करने और समय बिताने का फैसला किया। जिसने अभी अभी मुझ पर बेसब्री से चिल्लाया और मेरे स्नैक्स ज़मीन पर गिरा दिए, वह सोफी थी। छोटी बच्ची किसी परी जैसी दिखती थी, जिसकी आंखें गहरे गोल अंगूर जैसी थीं, लंबी पलकें थीं और गोरी कोमल त्वचा थी। उसकी उच्च गुणवत्ता वाली गुलाबी पोशाक उसे प्यारी और कोमल दिखा रही थी, लेकिन उसका स्वभाव उसकी मां की तरह ही खराब था। हालांकि सोफी के मेरे साथ इस शो में होने का एकमात्र कारण ये था कि मैंने उसकी मां से विनती की थी। मैंने क्लो से कहा था कि मैं सोफी के साथ रिश्ता बनाना चाहता हूं। खलोई ने मुझसे शादी इसलिए की थी क्योंकि वह मातृत्व में ज़्यादा दखल नहीं देना चाहती थी। इसलिए जब मैंने बच्चे की देखभाल करने की जिम्मेदारी ली, उसने अपने मातृत्व अधिकार का इस्तेमाल करके सोफी को राजी कर लिया। नतीजतन सोफी ने पूरी यात्रा के दौरान मुझसे मुंह फेर लिया, जबकि मैं बेशर्मी से उसकी चापलूसी करता रहा, उससे पूछता रहा कि वह ठीक है या नहीं, उसे पानी और नाश्ता देता रहा, एक पुराने नौकर की तरह उसकी सेवा करता रहा। लेकिन पिता बेटी का रिश्ता मजबूत करने की इतनी कोशिश करने वाली तो वो मी थी जो पहले थी, जो अब तक जागी नहीं थी। इस समय की मेई को ज्ञान प्राप्त हो चुका था, ये सोचकर ही कि यह छोटी बच्ची मेरे सामने एक छोटे हिमखंड की तरह व्यवहार करती थी, और फिर हीरो लियाम कार्टर के लिए पल भर में एक प्यारी, आज्ञाकारी और आकर्षक परी बन जाती थी। मुझे उसकी हर बात मानने की प्रेरणा खत्म हो गई, चाहे वो मेरी अपनी ही क्यों न हो। तुमने कहा था कि तुम्हें यह नहीं चाहिए, तो मैं तुम्हें परेशान करना बंद कर देता हूँ। मैंने जल्दी से फर्श पर पड़े सारे स्नैक्स उठाकर अपने बैग में रख लिए, फिर जानबूझकर उसके पसंदीदा नींबू के स्वाद वाले आलू के चिप्स निकाले और उन्हें चबाने लगा। अगर आप हार मानने को तैयार हैं तो दुनिया में कुछ भी मुश्किल नहीं है। सोफी ने ऐसे नाक सिकुड़ी जैसे उसे मेरी बात पर जरा भी यकीन न हो। होश में आने से पहले मैं प्यार में पागल एक पूरा बेवकूफ़ था। अपनी कुदरती खूबसूरती के दम पर क्लो की एंटरटेनमेंट कंपनी में काम मिलने के बाद मैंने अपनी सारी ऊर्जा उसे पाने में लगा दी, अपने करियर को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया। कई बार मैं सेट पर काम छोड़कर उससे मिलने चला गया, जिससे इंडस्ट्री में मेरी बदनामी हुई और ऑनलाइन यूजर्स ने मेरी जमकर आलोचना की। ज़रा भी प्रोफेशनलिज्म नहीं। जैसे ही मैं स्क्रीन पर आया, लाइव चैट में मुझे गालियों की बाढ़ आ गई। धिक्कार है, वो बेवकूफ़ सच में आ गया। जाकर मर जाओ। इतनी घटिया चीज़ मेरे भगवान लियाम के साथ स्क्रीन कैसे शेयर कर सकती है। उसके बगल में उस प्यारी सी सोफी को देखो। ये लड़का उसका सौतेला बाप बनने के लिए बेताब है। मैंने सुना है कि उस प्यारी सी लड़की का बैकग्राउंड बहुत प्रभावशाली है, और ये जैसा खूबसूरत लड़का इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। खैर, अगर आप जानते हैं तो आप जानते ही होंगे।
उस खुलासे और यहाँ आते समय सोफ़ी के प्रति मेरे चापलूसी भरे व्यवहार के कारण कमेंट सेक्शन में लोग मुझे बेशर्म, मेढक और किले की दीवार से भी मोटी चमड़ी वाला बता रहे थे। और क्योंकि सोफ़ी ने शुरू से ही मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया था और उसका एकमात्र संवाद गुस्से का प्रदर्शन था, इसलिए दर्शक उसकी समझदारी की तारीफ कर रहे थे। मैंने मन ही मन आह भरी, क्या इन लोगों को नहीं दिख रहा था कि मैं बदल गया हूँ। मैंने दूध का एक कार्टन लिया, स्ट्रॉ के चारों ओर से प्लास्टिक फाड़ा और उसे मुंह में डाल दिया। सोफ़ी मेरी तरफ मुड़ी, उसके छोटे से मुंह पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी, उसके चेहरे के भाव चीख रहे थे, तुम चाहे जितनी भी चापलूसी करो, मैं तुम्हारा दिया हुआ दूध नहीं पीऊंगी। स्ट्रॉ डालने के बाद मैंने उसे दूध देने की पेशकश भी नहीं की, मैंने खुद ही पीना शुरू कर दिया। उस छोटी बच्ची का कोमल चेहरा जम गया। उसने सोचा होगा कि पहले की तरह मैं उसे दूध खुशी खुशी दे दूंगा, एक स्नेही पिता की छवि पेश करने के लिए। आखिरकार जब से हम मिले थे मैं बिल्कुल वैसा ही था जैसा दर्शक मुझे कहते थे। मैं लगातार उसे और उसकी मां को खुश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसने सोचा होगा कि इस बार मैं खुद इसे पी लूंगी। दर्शक पागल हो रहे थे, ये तो हद से ज्यादा मसालेदार है, वाह ये तो बहुत बड़ा ड्रामा है, इस आदमी को क्या हो गया है, क्या वो 7 साल की बच्ची के साथ दिमागी खेल खेलकर नखरे दिखा रहा है। तुम ज्यादा सोच रही हो। हम शूटिंग लोकेशन पर पहुंचे, कैटस्किल्स के एक दूरदराज के ग्रामीण रिजॉर्ट में। मेहमान 3 मंजिला विला में ठहरे हुए थे और बाकी लोग अभी तक नहीं आए थे। सोफ़ी और मैंने एक एक सोफ़ा ले लिया, वो अपनी गुड़ियों से खेल रही थी और मैं अपने फ़ोन पर लगी थी। मैंने नाश्ता करना बंद नहीं किया, निकलने से पहले मैं सोफ़ी के आसपास इतनी मंडराई थी कि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। अब चिप्स और कुछ चिकन विंग्स खत्म करने के बाद मैं कुकीज़, सूखे मेवे, पिस्ता सब कुछ खाने लगी। सोफ़ी बार बार मेरी तरफ देख रही थी, हर बार देखने पर उसका छोटा सा चेहरा और भी लाल होता जा रहा था। जब मैंने एक स्ट्रॉ उठाया और बैग में रखी उसकी पसंदीदा यूहू की इकलौती बोतल में छेद कर दिया तो वह शांत नहीं रह सकी और उछल पड़ी। अगर तुम सब कुछ खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगी? अरे वाह तुम कितने प्यारे हो। सोफ़ी उसकी बातों में आ गई, वह प्यारा लड़का कितना घमंडी होगा, अब तो वो उसे सारे स्नैक्स ज़रूर देगा। आह कितना निराशाजनक, सोफ़ी अब उसे पसंद करने लगेगी। इसमें सोफ़ी की कोई गलती नहीं है, वह प्यारा लड़का बहुत चालाक है, 7 साल की बच्ची को इस तरह बहका रहा है। भला कौन खुद को रोक सकता है? मैं तो 19 साल की बच्ची हूँ और मैं भी नहीं रोक पाई। मैंने योहू में स्ट्रॉ डाला और सोफ़ी से कहा, तुमने ही कहा था कि तुम मेरा खाना नहीं खाओगी, लेकिन अब मुझे खाना चाहिए। मुझे योहू दो, बहुत देर हो चुकी थी। तुम बड़ी हो और मैं बच्ची, क्या तुम मुझे योहू नहीं दे सकती? हम दोनों अभी अभी बड़े हुए हैं, मुझे तुम्हारी बात क्यों माननी चाहिए? सोफ़ी का चेहरा और भी लाल हो गया, लेकिन उसके बचकाने घमंड ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। लेकिन मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी बेटी की तरह मानोगी। ओह वह तो पहले की बात थी, अब जब मेरी तुम्हारी माँ से शादी हो गई है तो मुझे एहसास हुआ है कि हम एक दूसरे के अनुकूल नहीं हैं। वह मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए मैं उससे तलाक लेने की योजना बना रही हूँ। तुम अब ज़्यादा दिन मेरी बेटी नहीं रहोगी, तुमने कह दिया है, इसलिए तुम इसे वापस नहीं ले सकती। मैं अभी अपनी माँ को फ़ोन करके बताऊंगी कि तुम तलाक चाहती हो। आजकल के बच्चे बहुत चालाक और होशियार होते हैं। उसने मुझे अपनी माँ के सामने कई बार दयनीय हालत में देखा था। एक बार तो मैं क्लोई से मिलने के लिए इतना बेताब था कि आत्महत्या की धमकी तक देने वाला था, इसलिए उसके जैसी बच्ची भी जानती थी कि मैं उसकी माँ के प्यार में पागल था। जब मैंने कहा कि मुझे अभी तलाक चाहिए तो सोफ़ी को लगा कि मैं उसे डराने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने योहू का एक घूंट लिया और एक मुर्गी की तरह सिर हिलाया। हाँ हाँ, जाओ और उसे फ़ोन करो। सोफ़ी, जिसे स्पष्ट रूप से ऐसे सहमति भरे जवाब की उम्मीद नहीं थी, चुप हो गई। लाइव चैट भी अचानक शांत हो गई। थोड़ी देर बाद आखिरकार एक टिप्पणी दिखाई दी, मुझे नहीं लगता कि वो हैंडसम लड़का शो में तलाक की बात करके कोई नाटक कर रहा है या झूठ बोल रहा है। क्या वो सच में ऐसा कर रहा है? क्या वो वाकई उस अमीर शादी को छोड़ने को तैयार है जिसमें वो बेशर्मी से फंसा है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके दिमाग से सारी उलझनें दूर हो रही हों, लेकिन बच्चे के सामने ये कहना उसे बहुत बुरा लग रहा है? इसमें बड़ी बात क्या है? वो तो बस सौतेला बाप है और सोफ़ी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। शायद वो खुश है कि वो तलाक की बात कर रहा है। मैं तो उसे किसी भी हाल में पसंद नहीं कर सकती। विला के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी और लाइव चैट में हलचल मच गई, लेकिन कोई भी नया कमेंट सोफ़ी और मेरे बारे में नहीं था। पूरी स्क्रीन पर अब लियाम कार्टर का नाम छाया हुआ था। दिलकश हीरो आ गया है। आह कितना हैंडसम है, मैं उसकी नाक पर झूलना चाहती हूँ। आखिरकार मैंने अपने आदमी लियाम को पा लिया। हे भगवान कितना हैंडसम है। जेपीजी स्क्रीन को चाट रही हूँ। गोरा रंग लेकिन दुबला पतला लियाम कार्टर एक बड़े बैग और एक हाथ में भारी सूटकेस लिए हुए अंदर आया।
और दूसरे हाथ में एक प्यारी सी 5 साल की बच्ची को लिए हुए था। लियाम मुस्कुराया और मुझे नमस्ते कहा। अपने बैग नीचे रखने के बाद उसने छोटी बच्ची आवा को धीरे से सोफे पर बिठा दिया। लियाम इस सीजन में इकलौता मेहमान था और उसके साथ जो बच्ची थी वह कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, आवा नाम की बच्ची, जिसे निर्देशक ने उसकी खूबसूरती, बुद्धिमत्ता और चतुराई के कारण चुना था। लियाम ने अपना बैग खोला, उसमें से यूयूज का एक पैकेट निकाला और सोफी के पास गया, जो अभी भी मुझे घूर रही थी। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, सोफी, मैं तुम्हारे पसंदीदा यूयूज लाया हूँ। ये लो। उसने सोफी के साथ बहुत ही दोस्ताना व्यवहार किया, जिससे मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। उसके हाव भाव बिल्कुल उपन्यास की कहानी जैसे थे। अगर मुझे अचानक से यह एहसास न हुआ होता तो मैं वहीं फट पड़ता। शो में आने से पहले मुझे एक गुमनाम लिफाफा मिला था जिसमें क्लो की कार में लियाम की और क्लो के लियाम को गले लगाते हुए तस्वीरें थीं। लियाम क्लो की कंपनी में एक कलाकार और एक शीर्ष अभिनेता भी था, लेकिन उन दोनों के बीच कभी निजी तौर पर बातचीत नहीं होती थी। अचानक ऐसी तस्वीरें मिलने पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वे रोमांटिक रिश्ते में हैं। लेकिन शो में सोफी के साथ लियाम की इतनी घनिष्ठता देखकर कहानी कुछ और ही थी। सोफी आमतौर पर लोगों को ये बताने में शर्म महसूस करती थी कि उसे यूं पीना पसंद है। किताब की मूल कहानी में मैंने ध्यान से नहीं देखा और तुरंत तस्वीरों पर विश्वास कर लिया। मुझे लगा कि उनके बीच कुछ चल रहा है। यहीं से खलनायक सहायक किरदार के रूप में मेरे आत्मविनाश का सफ़र शुरू हुआ। मैं सोफी को वह यूं पीने से मना कर देती जो उसने उसे दी थी, लेकिन जितना मैं उसे रोकने की कोशिश करती उतना ही वह उसे पीने के लिए दृढ़ हो जाती, जिससे एक बड़ा हंगामा होता और दर्शकों की नफरत मेरे लिए और बढ़ जाती। लेकिन अब मैं जाग चुकी थी। चूंकि लियाम सोफी से बात करना चाहता था, इसलिए मैं जल्दी से कैमरे की नज़र से हट गया। मैं अपना ड्रिंक पीने और फ़ोन पर स्क्रॉल करने के लिए एक तरफ हट गया। लाइव चैट में लियाम की खूब तारीफ हो रही थी। वाह, मुझे कभी पता ही नहीं था कि लियाम असल ज़िंदगी में इतना शांत और सज्जन व्यक्ति है। मैं यहाँ आते समय लाइव स्ट्रीमिंग देख रही थी और देखा कि सोफी को किसी से प्यार करना था। पहुँचते ही उसने सोफी को दिलासा दिया। सच कहूँ तो अगर सोफी के सौतेले पिता उस बेवकूफ़ सुंदर लड़के की जगह शांत और आकर्षक लियाम होते तो तस्वीर कहीं ज़्यादा सुकून भरी और खूबसूरत होती। मुझे लियाम और सोफी के पिता बेटी के रिश्ते में एक नयापन नज़र आने लगा है। कानूनी तौर पर शादीशुदा पति के सामने मैं अवाक रह गई। वे उम्मीद कर रहे थे कि दूसरा आदमी सोफी का दिल जीत लेगा। आखिर ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट बकवास करने वाले असली बेवकूफ़ कौन थे? तो सोफी गलत नहीं थी, लियाम गलत नहीं था और गलती सिर्फ मेरी थी। सोफी और लियाम चाहे कुछ भी करते, दर्शक उन्हें पसंद करते थे और सिर्फ मुझे ही अपमानित करते थे। ठीक है, मैं प्यार में पागल थी। मैं इसकी हकदार थी। ठीक है, चिढ़कर मैंने अपने फ़ोन पर एक गेम खेलना शुरू कर दिया। मैं पहले ही वहाँ से हट चुकी थी, लेकिन तभी मेरी गोद में कुछ भारी सा आ गिरा। लियाम ने योज़ का पैकेट मेरी तरफ उछाला था। सोफी, इसे लेने में बहुत शर्मा रही है। तुम इसे उसके लिए संभाल कर रखो और बाद में उसे दे देना। लियाम अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसकी आवाज़ अभी भी नर्म थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ तौर पर उदासी थी। मैंने सोफी की तरफ हैरानी से देखा और उसने भी मुझे घूर कर देखा। इस छोटी शैतान को क्या हो गया था? अचानक ये क्या कर रही थी? ईथन, तुम बड़े हो। तुम्हें इतना बचकाना नहीं होना चाहिए कि किसी बच्चे का नाश्ता छीन लो। अगर तुम्हें सच में खाने की इच्छा हो रही है तो रुक जाओ और शो के बाद अपने लिए खरीद लेना। लियाम ने उसे जो कहा वो बिल्कुल सही था। ये लड़का कितना लालची है, एक बच्चे का नाश्ता चुरा रहा है। सच में, क्या ये सुअ है? इस आदमी को टीवी पर दिखाने का क्या फ़ायदा? क्या हमारे शानदार लियाम की तारीफ करना बेहतर नहीं है? मैंने योज़ उठाए और दृढ़ता से सोफी के हाथों में थमा दिए। लो, ये सब तुम्हारे हैं। अगर ये ख़त्म हो जाएं तो बस उनसे पूछ लेना। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे लिए खुशी खुशी खरीदते रहेंगे। लियाम की आंखें चमक उठीं। उन्होंने प्यार से सोफी के सिर पर हाथ रखा, उनके चेहरे पर पिता का प्यार झलक रहा था। बिल्कुल, सोफी, जब भी तुम्हें चाहिए बस अंकल लियाम को बता देना, मैं तुम्हारे लिए सब खरीद दूंगा। मैं खड़ी हुई और विला से बाहर चली गई। मैं तुम लोगों से जीत नहीं सकती तो कम से कम जा तो सकती हूँ, है ना? दिन भर के लिए कोई आधिकारिक काम नहीं था। मुख्य काम मेहमानों के आने जाने को रिकॉर्ड करना था। हम में से जो लोग जल्दी आ गए थे उनके लिए क्रू ने खाने का इंतजाम किया था, सिवाय मेरे जिसने योजना का पालन नहीं किया और सारा दिन गेम खेलकर समय बर्बाद किया। सोफी ने अपना समय लियाम और आवा के साथ बिताया जब तक सभी मेहमान आ गए। शाम हो चुकी थी। हमने कमरों के लिए लॉटरी निकाली और सोफी, लियाम के ग्रुप और मुझे 2 अगल बगल के कमरे मिले। हर कमरे में 2 बिस्तर थे। मैं दिन भर गेम खेलता रहा और नहाने के बाद बिस्तर पर लेटकर गेम खेलता रहा। 10:30 बजे सोफी कमरे में वापस आए। मैंने अपना गेम रोके बिना या ऊपर देखे बिना पूछा, तुम वापस क्यों आए हो?
कहानी के अनुसार लियाम ने सोफी की मदद की और उसे यो हंस दिए। उसे तो सीधे सादे सज्जन पुरुष नायक से प्यार हो जाना चाहिए था, दिन भर उसे लिपटकर उसके पिता बनने का सपना देखना चाहिए था। और चूंकि मैंने सहायक किरदार होने के नाते कुछ भी गड़बड़ करने या उसे वापस लाने की कोशिश नहीं की थी, इसलिए उसे मुझे पूरी तरह से भूल जाना चाहिए था और बस उनके कमरे में सो जाना चाहिए था। तो फिर वह खुद वापस क्यों आए? मेरे पूछने पर सोफी काफ़ी देर तक चुप रही। खेल से थोड़ी देर का विराम लेकर मैंने ऊपर देखा तो छोटी बच्ची मेरे बिस्तर के सामने खड़ी थी। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, उसका कोमल चेहरा तनावग्रस्त था और वह गुस्से से मुझे घूर रही थी। मैं उलझन में पड़ गया। क्या हुआ? तुम्हें किससे पैसे लेने हैं? तुम मुझे ढूंढने क्यों नहीं आई? यह मेरा बिस्तर है, तुम मुझे कहीं और क्यों सुलाना चाहती थी? छोटी बच्ची चिल्लाई। उसकी आंखें लाल थीं और आंसुओं से भरी हुई थीं जिन्हें वह रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। अवा बहुत बचकानी है और मुझे सारा दिन उसके साथ खेलना पड़ा। मुझे लगा था कि तुम मुझे लेने आओगे, लेकिन नहीं। तुम्हें बस अपने बेवकूफ़ी भरे खेल की फिक्र है। और तुमने मुझे किसी अजनबी का दूध क्यों पीने दिया? क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि कहीं मुझे जहर न दे दिया गया हो? मेरा मुंह थोड़ा सिकुड़ा। मुझे नहीं लगता कि बात इतनी आगे बढ़ सकती है। मेरे टीचर ने हमें सिखाया था कि अजनबियों से खाना नहीं लेना चाहिए। तुम मेरे सौतेले पिता हो और तुमने मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं की। तुम खुद को मेरे सौतेले पिता कैसे कह सकते हो? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? खैर, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हो जाता तुम मेरे सौतेले पिता ही रहोगे। चिल्लाने के बाद उसने गहरी सांस ली, मुड़ी और नहाने चली गई। मैं हैरान रह गया। अचानक उसके स्वभाव में इतना बदलाव क्यों आया? क्या वह मुझे अपना सौतेला पिता मानने से नफरत नहीं करती थी? मुझे लगा कि मुझसे कुछ छूट गया है, इसलिए मैंने अपना खेल रोक दिया और लाइव स्ट्रीम दोबारा देखने के लिए अपना फ़ोन खोला। मैंने देखा कि तुम में से जिनके समूह का लियाम ने सोफ़ी को कुछ दिया था, उसने पूरे दिन एक भी नहीं पिया था। वह आवा के साथ गुड़ियों और खेलों से खेल रही थी, लेकिन साफ पता चल रहा था कि उसका ध्यान कहीं और था। लियाम ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया और उसके द्वारा दिए गए किसी भी खाने पीने की चीज़ को छुआ तक नहीं। हमारे कमरे में वापस आने से ठीक पहले उसने योहू और बाकी सारे स्नैक्स लियाम को लौटा दिए। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे शिक्षक ने कहा है कि बच्चों को अजनबियों से कुछ नहीं लेना चाहिए। लियाम का चेहरा वहीं सख्त हो गया। सोफ़ी, तुम्हारी माँ और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम अजनबी नहीं हैं। मेरी माँ ने कहा है कि एक विवाहित महिला एक अविवाहित पुरुष के साथ बहुत अच्छी दोस्त नहीं हो सकती। तुम और मेरी माँ पहले बहुत अच्छे दोस्त रहे होंगे, लेकिन अब उनकी शादी हो गई है, इसलिए तुम अब उनके अच्छे दोस्त नहीं रह सकते। बस एक सामान्य दोस्त। नहीं तो मेरे सौतेले पिता नाराज़ हो जाएंगे, और अगर मेरे सौतेले पिता नाराज़ हुए तो मेरी माँ मुझे सज़ा देंगी। आज मेरा ख्याल रखने के लिए फिर से धन्यवाद। शुभ रात्रि। मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं अपने कमरे में हूँ। सोफ़ी ने जाने से पहले लियाम को विनम्रतापूर्वक झुककर अभिवादन भी किया। लियाम का चेहरा इतना भयानक रहा होगा कि कैमरामैन ने कैमरा घुमा लिया, जिससे मुझे उसकी अनमोल प्रतिक्रिया देखने का मौका नहीं मिला। और मुझे कहना होगा, सोफ़ी के छोटे से भाषण ने कमेंट सेक्शन का पूरा माहौल ही बदल दिया। कमाल है, कितनी अच्छी परवरिश वाली बच्ची है, कितने अच्छे संस्कारों वाली। सोफ़ी की बातें सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। मैं तो एक बच्चे जितनी भी समझदार नहीं हूँ। मैं तो लगभग दूसरे आदमी के साथ जोड़ी बनाने ही वाली थी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। जेपीजी। हालांकि मैंने सोफ़ी की माँ को कभी नहीं देखा, फिर भी मैं इस औरत के प्यार में पागल हो गई हूँ। सिर्फ वे दोनों ही नहीं थे। सोफ़ी का ये रूप देखकर मैं भी दंग रह गई, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन मैं अब भी उलझन में हूँ। क्या सोफ़ी को हर मोड़ पर मेरा विरोध नहीं करना चाहिए था और लियाम के साथ एक असली बाप बेटी की तरह अच्छे से रहना चाहिए था? यह अचानक बदलाव क्यों? क्या इसलिए कि मैं खलनायक नहीं बनी और कोई मुसीबत खड़ी नहीं की? क्या बगावत का दौर किशोरावस्था में शुरू नहीं होता? क्या ये 7 साल की उम्र से शुरू हो सकता है? क्या इसलिए कि मैंने उसे रोका नहीं और लियाम के पास जाने में उसका पूरा समर्थन किया, इसलिए उसने मेरे साथ रहकर बगावत की? ऐसा लग रहा था कि तितली प्रभाव पूरी तरह से हावी हो चुका था और बाकी की कहानी भी बदलने वाली थी। सोफ़ी ने नहाया और क्रीम रंग के सूती पजामे पहनकर बाहर आए। छोटी बच्ची तरोताज़ा लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसके गुलाबी गाल फूले हुए थे। बिस्तर की ओर चलते हुए उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो, तुम्हें पता है तुमने गलती की है ना? तुम माफ़ी भी मांग लो, मैं तुम्हें एक छोटी राजकुमारी की तरह माफ़ नहीं करूंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हंसूं या रोऊं। वह बिस्तर पर लेट गई, मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई और अपने सिर पर चादर ओढ़ ली। मैंने आह भरी, उठी और अपने बैग से एक लिमिटेड एडिशन गुड़िया निकाली और उसके पास गई। क्या तुम सोने से पहले इससे नहीं खेलती हो? लो, मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ।
सोफ़ी ने कुछ सेकंड तक नाराज़गी दिखाई और मेरी बात अनसुनी कर दी। फिर आखिरकार उसने हाथ बढ़ाकर गुड़िया छीन ली और खेलने लगी। मैं उसके बिस्तर के किनारे बैठ गई। देखो, तुमने खुद देख लिया है। तुम्हारी माँ हमेशा से मेरे प्रति बहुत रूखी रही है। शादी के बाद भी सारा काम मैं ही करता हूँ। अब मैं थक गया हूँ। मैं अब उसके पीछे भागना नहीं चाहता। अब मैं बस मेहनत करके पैसे कमाना चाहता हूँ। भले ही मैं और तुम्हारी माँ अलग हो जाएं और मैं तुम्हारा सौतेला पिता न रहूं, अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो मैंने कब कहा कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। छोटी बच्ची के कानों के सिरे और गाल लाल होने लगे। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ठीक है, तो अगर तुम मुझसे नफरत नहीं करती तो चलो दोस्त बन जाते हैं। मैंने उसके ऊपर ओढ़े कंबल को धीरे से थपथपाया। बात पक्की हो गई, तो फिर तुम दोस्त बनकर खेलो। जब थक जाओ तो सो जाना। मैं कुछ और राउंड खेलूंगा। सोफ़ी मुझे घूर रही थी, मानो खोई हुई और हैरान हो। मैं अपने बिस्तर पर वापस गया, लेट गया और अपना फ़ोन चालू किया। दोस्त, बकवास है। आज से 20 साल बाद सोफ़ी की शादी में वह दर्शकों में बैठे एक बूढ़े आदमी की ओर इशारा करते हुए कहेगी, यह मेरा बचपन का दोस्त है, एल्मो जेपीजी। भले ही सोफ़ी बहुत भ्रमित और दयनीय दिख रही हो, अब मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रही। हाहा, पहले मुझे हंसने दीजिए। हाहा डॉट डॉट। मैं अपना खेल खेल रही थी जबकि सोफ़ी सोने से पहले अपनी गुड़िया के लिए 2 नए कपड़े बना रही थी और उन्हें बदल रही थी। क्या तुम सोने नहीं जा रही हो? इस राउंड के बाद भी मेरे हाथ नहीं रुके। लेकिन एक राउंड के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाए और फिर दूसरा, फिर तीसरा और चौथा शुरू कर दिया। उसे परेशान न करने के लिए मैंने अपने सिर पर कंबल ओढ़ लिया, लेकिन स्क्रीन पर जल्दी ही धुंध छा गई। इसलिए मैंने हवा आने जाने के लिए कंबल में एक छोटा सा छेद कर दिया और खेलती रही। आधी रात हो गई है। तुम अभी भी क्यों खेल रही हो? मैं खेल के एक अहम मोड़ पर थी और सोने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैंने उसे मनाने की कोशिश की। बस एक और राउंड, फिर मैं सो जाऊंगी। तुमने भी 1 घंटे पहले यही कहा था, दोस्त। क्या तुम मुझे आज सुबह परेशान नहीं कर सकती जब तुम अपनी गुड़ियों से खेल रही थी और मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें परेशान न करूं? मैंने नहीं किया। ठीक है, हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। तो अब तुम मुझे परेशान मत करो और सो जाओ। ठीक है, लेकिन मैं पूरी रात गुड़ियों से नहीं खेलती रही। बच्ची की बात सही थी। मेरे पूरी तरह जागने से पहले ही सोफ़ी फिर से आ गई। उठो और नाश्ता बनाओ। शो आज खाना नहीं दे रहा है, सिर्फ सामग्री दे रहा है। हमें खुद खाना बनाना होगा। खेल खेलने और एक सहायक किरदार के रूप में अपने उलझे हुए घटिया जीवन के बारे में सोचने के बीच बस थोड़ा सा समय बचा है। मैं बहुत देर से सोई थी और उठ नहीं पा रही थी। पता नहीं कितना समय बीता जब सोफ़ी ने मुझे फिर से जगाया। अगर हम अभी नहीं गए तो दूसरे ग्रुप सारी सामग्री ले लेंगे। फिर मैं बस छोड़ दूंगी। तुम दूसरे ग्रुप से कुछ ले आओ। सोफ़ी चली गई, लेकिन इससे पहले कि मैं दोबारा सो पाती, वह वापस आ गई। उठो, मैंने नाश्ता बनाया है और तुम्हें इसे पूरा खाना होगा। कितनी दृढ़ निश्चयी छोटी लड़की है। मैं डाइनिंग रूम में गई, अभी भी अपने फ़ोन पर थी और मेज पर सजे ईस्ट मीट्स वेस्ट के शानदार नाश्ते को देखकर मेरी आंखें चौंधिया गईं, खासकर लियाम और एवा के सामने। वहाँ ताज़े बने पकौड़े, हाथ से बने नूडल्स, नए बेक किए हुए एग टार्ट्स, गूदे तक छिला हुआ एक पोमेलो और एक कलाकृति की तरह सजाई गई फलों की प्लेट थी। अन्य अभिभावकों ने भी अपने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार कर लिया था। लियाम, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे जैसा लड़का इतनी स्वादिष्ट चीज़ें बना सकता है। लियाम मुस्कुराया, अपने होंठ दबाते हुए। मैंने बचपन से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था, इसलिए मुझे इसकी आदत है। तो, लियाम, तुम आज बहुत जल्दी उठ गए होगे, है ना? मुझे तो एक सैंडविच और फलों व सब्जियों का सलाद बनाने में ही 1 घंटा लग गया, और वो भी सुबह 6:30 बजे उठने के बावजूद। मेरी थोड़ी प्रैक्टिस छूट गई है। मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। मुझे बच्चे बहुत प्यारे हैं और मैं उन्हें सबसे अच्छा देना चाहती हूँ। मुझे खाना बनाना भी अच्छा लगता है, और ये सारी चीज़ें आवा को पसंद हैं और उसके लिए अच्छी भी हैं। जब मेरे अपने बच्चे होंगे तो मैं उनके लिए अक्सर ये सब बनाऊंगी। मैं लियाम से प्यार करती हूँ। ओह, मैं उससे जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे भी लियाम जैसा काबिल पति चाहिए। उसके बच्चे बहुत खुशकिस्मत होंगे। मैं उसकी बच्ची बनना चाहती हूँ। लेकिन फिर भी नाश्ता बनाने के लिए इतनी जल्दी उठना थका देने वाला नहीं है क्या? जिसे आप प्यार करते हैं उसके लिए थोड़ी नींद कुर्बान करना कोई बड़ी बात नहीं है ना? कोई बड़ी बात नहीं। तो फिर तुम क्यों कह रही हो कि तुम उसकी बच्ची बनना चाहती हो, न कि उसकी तरह माता पिता? मैं रोज़ सुबह सिर्फ नाश्ते के लिए इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। इससे शादी और बच्चों के डर में एक और वजह जुड़ जाती है। प्यार का मतलब खुद को कुर्बान करना ही क्यों होता है? अगर यही एकमात्र रूप है तो मुझे इसमें शामिल मत करो। मैं हमेशा अकेली रहना पसंद करूंगी। सोफ़ी ने टोस्ट बनाया और दूध गर्म किया। मैंने सुबह सुबह नाश्ते की तैयारी को लेकर माता पिता की चर्चा को नज़रअंदाज किया। मेज पर बैठ गई और सोफ़ी द्वारा दिए गए नाश्ते के ज़रूरी काम को जल्दी से पूरा कर लिया।
मुझे अचानक ईथन का आलसी दोस्त जैसा पालन पोषण का तरीका काफ़ी आकर्षक लगने लगा है। शायद मैं उसकी प्रशंसक बन रही हूँ। मुझे उसके साथ उसका रिश्ता भी बहुत पसंद है। जब ज़रूरत होती है तो वह देखभाल करता है और जब मस्ती करने का समय होता है तो वह चंचल हो जाता है। यह आरामदायक और खुशहाल है, जो बहुत अच्छा है। मैं भी उतनी ही आलसी हूँ जितनी वह है। हाहा। कल सोफ़ी की बातों की वजह से लियाम थोड़ा शर्मिंदा था और आज उससे ज़्यादा बात नहीं की। लेकिन फिर भी उसने आवा को सोफ़ी के साथ खेलने के लिए भेजा और सोफ़ी को अपने साथ नाश्ता करने के लिए बुलाया, जिसे सोफ़ी ने विनम्रता से मना कर दिया। यह एक धीमी गति वाला रियलिटी शो था और कई मेहमान अमीर परिवारों से थे, इसलिए निर्देशक ने चीज़ों को ज़्यादा मुश्किल बनाने की हिम्मत नहीं की। काम ज़्यादातर खाना पीना और खेलना ही था। असल में सुबह के लिए कोई काम तय ही नहीं था। माता पिता को इतनी जल्दी उठते देख निर्देशक, जो हमेशा की तरह मेहमानों का ख्याल रखता है, उन्हें आराम करने का मौका देना चाहता था। लेकिन नाश्ता खत्म होते ही लियाम के नेतृत्व में माता पिता अपने बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाने के लिए रसोई में वापस चले गए। जल्द ही मैं भी बाकी सब की तरह व्यस्त हो गया। मैं अपनी नींद पूरी करने में व्यस्त था। सोफ़ी ने मुझे रोका, क्या हम दोपहर का खाना नहीं बनाने वाले? मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद बना लूंगी। सच में? यकीन मानो दोस्त, मैं अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी की कसम खाता हूँ। मैं 1 घंटे में उठकर दोपहर का खाना बना लूंगा। सोफ़ी ने भौहें चढ़ा लीं। मेरी माँ से पहले भी तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उससे बचकर कमरे में वापस चला गया। अरे यार, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया गया है। मैं अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा सकता हूँ कि वो जिस पूर्व प्रेमिका की बात कर रहा है, वो सोफ़ी की माँ है। तुम जीत गए। ईथन ने पहले एक शो में कहा था कि उसकी सिर्फ एक ही प्रेमिका थी, उसका पहला प्यार, जो अब उसकी पत्नी है। सोफ़ी की माँ। हाँ, कम से कम कोई तो मुझे समझता है। और दोपहर के खाने में सोफ़ी ने एक साधारण नूडल सूप बनाया और मुझे 4 बार फ़ोन करके आखिरकार बिस्तर से उठवाया ताकि मैं उसे खा सकूं। खाते समय मुझे सोफ़ी की तरफ देखने में भी शर्म आ रही थी। और तुम में मेरी माँ से तलाक मांगने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कितने आलसी हो। अगर तुम अकेले होते और तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता तो तुम घर पर भूख से मर जाते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब मैं आलस नहीं करता तो मैं वास्तव में काफ़ी प्रेरित होता हूँ। इसके अलावा पिछले 6 महीनों से क्या मैं ही वो नहीं था जो हर दिन सुबह जल्दी उठकर उन दोनों के लिए नाश्ता बनाता था? लेकिन अभी मेरे पास कोई ठोस वजह नहीं थी, इसलिए मैंने बहस करने की हिम्मत नहीं की और बस सिर झुकाकर नूडल्स खाती रही। ये छोटी बच्ची अपने नासमझ पिता की देखभाल करने की कोशिश में खुद को परेशान कर रही है। ऊपर वाला कमेंट एकदम सटीक है। मेरे पापा ने मुझे पीटा। और जब मैं अपने कमरे में वापस आए और लाइव स्ट्रीम देखी तो जोर से हंसे बिना नहीं रह सकी। मेरे पापा को लगा कि मैं उनकी बात नहीं मान रही हूं और वे मुझे फिर से पीटने आ गए। रोना आ रहा है। मेरे पापा तो और भी बुरे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी और मुझ पर चिल्लाए, मुझे पागल कहा क्योंकि मैं कपड़े टांगना भूल गई थी जो उन्होंने मुझे करने को कहा था। क्योंकि मैं उस आलसी को देख रही थी। अब कपड़ों से बदबू आ रही है और उन्हें दोबारा धोना पड़ेगा। तुम्हें अपने पापा को ये लाइव स्ट्रीम दिखानी चाहिए और इस आदमी से आलसीपन को पलटने का तरीका सीखना चाहिए। काश मेरा भी ऐसा बच्चा होता। देखो वह कितनी काबिल है। वह बच्ची तुमसे कहीं ज़्यादा मेहनती और भरोसेमंद है। इन कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत गुस्सा आया। उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे आलसी कहने की? जब मैं सोफ़ी और उसकी माँ की देखभाल करती थी तो मैं बहुत लगन से काम करती थी। अगर हालात ऐसे न होते तो मैं हमेशा के लिए उनकी देखभाल करना चाहती। छोड़ो ये सब, जो तुम्हारा नहीं है उसे तुम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। नूडल्स देखने में तो सादे लग रहे थे, लेकिन उनका स्वाद लाजवाब था क्योंकि सोफ़ी ने उन्हें बनाने के लिए दूसरे पिता से थोड़ा सा बढ़िया चिकन शोरबा उधार लिया था। क्लो सिर्फ अपने काम को लेकर ही सख्त नहीं थी, वो इस बच्ची के साथ भी बहुत सख्त थी। वो अपनी पढ़ाई या शौक में लापरवाही नहीं कर सकती थी, और भले ही उनके पास रोज़मर्रा के कामों के लिए नौकर चाकर थे। क्लो ने उसे तैयार रहना, अपना ख्याल रखना, आत्मनिर्भर बनना और दूसरों पर ज़्यादा निर्भर न रहना सिखाया। मैंने सुना है कि जब सोफ़ी 3 साल की थी, चूल्हे तक पहुंचने लायक भी नहीं, तब उसकी माँ ने उसे रसोई में खाना बनाना सीखने के लिए बुलाया था। पहली बार स्वादिष्ट नूडल्स खाते हुए मैंने सोचा कि ऐसी बेटी होना इतना बुरा भी नहीं होगा। ये ख्याल आते आते मैं चौंक गई। मैंने खुद से वादा किया था कि मैं उनसे दूर रहूंगी। मैं एक नाश्ते और एक दोपहर के भोजन से विचलित नहीं हो सकता था। हिम्मत रखो एथन, तुम कर सकते हो। चलो चलते हैं। उसी शाम निर्देशक ने हमारे फ़ोन के माध्यम से एक कार्य भेजा। शहर की किसी स्थानीय खास खाने की गली में जाए। हालांकि इस काम के बाद लियाम, जो पहले मेरे प्रति बिल्कुल ठंडा था, अब मुझे ऐसे देख रहा था मानो मुझे जान से मार देना चाहता हो। क्योंकि काम के आधे रास्ते में ही मेरे दर्शकों की संख्या, जो उससे कुछ 10,000 ही पीछे थी, अंत तक उससे दोगुनी से भी ज़्यादा हो गई थी।
सच कहूँ तो मैं हैरान था। वह एक मशहूर अभिनेता था। उसके फॉलोअर्स की संख्या के आखिरी कुछ अंक ही मेरे पूरे फैनबेस को पछाड़ सकते थे। उसने इस शो का ज़बरदस्त प्रचार किया था और उसके लाखों प्रशंसक शुरू से ही उसके लाइव स्ट्रीम पर डेरा डाले हुए थे। तर्क के हिसाब से सोफ़ी और मैं चाहे कितने भी लोकप्रिय हो जाएं, हमें उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन हकीकत बेरहम थी, हमने उसे पीछे छोड़ दिया। मैंने ध्यान से सोचा, लेकिन मुझे याद नहीं आया कि सोफ़ी और मैंने काम के दौरान कुछ खास किया हो। मुझे याद आया कि काम मिलने के बाद, सोफ़ी के बनाए 2 खाने खाने के बाद मुझे अपराध बोध हो रहा था। इसलिए मैंने खाने की गली जाने से पहले सोफ़ी से कहा कि वह जो चाहे ऑर्डर कर सकती है और वो मेरी तरफ से होगा। फिर जब हम खाने पीने की गली में पहुंचे तो छोटी बच्ची असमंजस में पड़ गई। मेरी हालत कहीं बेहतर थी। मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं थी क्योंकि चुनाव तो सिर्फ बच्चे ही करते हैं। बड़े तो जाहिर है सब कुछ चाहते हैं। इसलिए मैंने सोफ़ी को साथ लिया और हम गली में घूमने निकल पड़े, इस सिद्धांत का पालन करते हुए कि बिना ज़्यादा खाए पिए सब कुछ चखना है। हमने तय किया कि हम हर चीज़ का एक एक टुकड़ा खरीदेंगे और उसे आपस में बांट लेंगे। हमारी सैर बिल्कुल सामान्य थी, हम टहल रहे थे और कुछ स्नैक्स खा रहे थे। और अब मैं सचमुच उसे एक दोस्त की तरह मान रही थी। मैंने एक ग्रिल्ड सॉसेज खरीदा, ध्यान से सीख से उसका एक छोटा टुकड़ा तोड़कर चखा। थोड़ा तीखा लगा और बाकी सोफ़ी को दे दिया। उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, दोस्त ये अच्छा है, ये तुम्हारा है। मैंने आइसक्रीम की दुकान से सबसे महंगा मिल्कशेक खरीदा और खाली कप के लिए भी अतिरिक्त पैसे दिए। थोड़ा सा चखने के लिए डाला, स्वादिष्ट था और गलती से मैंने पूरा पी लिया। फिर मैंने सोफ़ी का उदास चेहरा देखा, मुझे शर्म और लज्जा महसूस हुई और मैंने जल्दी से उसके लिए एक नया गिलास खरीदा। लेकिन उसने कहा कि वह उसे ख़त्म नहीं कर सकती, इसलिए मैंने उसके लिए थोड़ा सा डाला और बाकी खुद पी लिया। सिर्फ मिल्कशेक के साथ ही मैंने थोड़ा ज़्यादा पिया था, बाकी सब चीज़ों के लिए। कसम से मैंने सिर्फ एक निवाला लिया और बाकी बच्चे को दे दिया। कसम से इस बार मैंने उसका खाना नहीं चुराया। असल में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहले ही 2 मिल्कशेक पी चुकी थी और इतनी भरी हुई थी कि बच्चे का खाना लेने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। तो हम सोफ़ी का इस्तेमाल करके सहानुभूति बटोरने जैसा कोई बेशर्म काम तो कर ही नहीं रहे थे। लेकिन हमारे लाइव स्ट्रीम में चैट वाकई पहले से कहीं ज़्यादा मज़ेदार थी। हाँ, उसने अपनी पसंद की सारी चीज़ें ख़त्म कर दीं और जो चीज़ें उसे पसंद नहीं थीं वो अपनी बेटी को दे दीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब मैं कहती हूँ कि मुझे वज़न बढ़ने से डर लगता है, मेरा बॉयफ्रेंड भी बिल्कुल यही बेवकूफ़ी भरी हरकत करता है। इस सौहार्दपूर्ण चर्चा, या यूँ कहें कि एक दूसरे की खिंचाई के बीच, हमारे लाइव स्ट्रीम के दर्शकों की संख्या पल पल बढ़ती जा रही थी। यह अविश्वसनीय था। अगले दिन मेरी लाइव स्ट्रीम लगभग बंद होने वाली थी। कोई मेरे कमेंट सेक्शन में स्पैम कर रहा था और मुझ पर नकली दर्शक खरीदने का आरोप लगा रहा था। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ प्रतिक्रिया दे पाती, सब कुछ सामान्य हो गया और फॉलोअर्स खरीदने के आरोप वाले सारे कमेंट गायब हो गए। मुझे बगल वाले कमरे से शोर सुनाई दिया। मैं अपने कमरे से निकलने ही वाली थी कि मैंने सुना कि डायरेक्टर दरवाजे पर खड़ा लियाम पर चिल्ला रहा था। उसे कह रहा था कि वह परेशानी खड़ी करना बंद करे, वरना न सिर्फ शो बल्कि उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। लियाम ने वादा किया कि वह फिर कभी ऐसा नहीं करेगा और डायरेक्टर से विनती की कि वह किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से इस बार की उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकत के लिए माफ़ी मांग लें। मैं हैरान रह गई। डायरेक्टर लियाम को राजा की तरह मानते थे और अब पलक झपकते ही वह उस पर चिल्लाने की हिम्मत कर रहे थे। ये बदलाव वाकई सराहनीय था। निर्देशक के जाने के कुछ देर बाद लियाम बाहर आया। वह बिल्कुल बदला हुआ लग रहा था। कल रात तो वह मुझे जान से मारने की फिराक में था और अब वह अचानक शांत और मिलनसार हो गया था। जब हमारी नज़रें दोबारा मिलीं तो उसकी निगाहें पानी की तरह स्थिर थीं, मानो उसने दुनिया के दिखावे को पार कर लिया हो और उसी क्षण ज्ञान प्राप्त करने को तैयार हो। मुझे निर्देशक के पास जाकर उन्हें थम्स अप देने की इच्छा को रोकना पड़ा। मैंने सोफ़ी से कहा, हमारे शो का निर्देशक तो कमाल का है। ये निर्देशक की गलती नहीं थी, साफ तौर पर यह मेरी ही गलती थी। अगर आप निर्देशक को कमाल का कहते हैं तो वह कमाल का है, जब तक आप खुश हैं। ये छोटी बच्ची किससे बात कर रही थी? कितनी बदतमीजी। आखिरी दिन का काम था एक पहाड़ पर चढ़ाई करना जिसके रास्ते में मनमोहक दृश्य थे। सोफ़ी और मैंने ढेर सारी तस्वीरें खींची और उसकी फ़ोटोग्राफी कौशल में ज़बरदस्त सुधार हुआ। मुझे पूरा भरोसा है कि जब वो बड़ी हो जाएगी और किसी रिश्ते में होगी तो वो कभी भी खराब तस्वीरें नहीं खींचेगी। शिखर पर पहुंचने के बाद शो के सबसे भावुक और यादगार पल, यानी शो के सबसे अहम और दिल को छू लेने वाले सेगमेंट का समय आ गया था। शिखर पर स्थित होटल के बगीचे को क्रू ने शादी के स्थल की तरह सजाया था, जो बेहद रोमांटिक और खूबसूरत था। माहौल को और भी बेहतर बनाने के लिए स्टेज के एक तरफ लगी स्क्रीन पर लाइव कमेंट्री दिखाई जा रही थी, क्योंकि डायरेक्टर दर्शकों को हमारे साथ रुलाने के लिए बेताब थे। जल्द ही
हर ग्रुप के साथ एक नया रहस्यमय मेहमान जुड़ता। आमतौर पर कोई अभिभावक, या अगर वे उपलब्ध न हो तो कोई रिश्तेदार या दोस्त। मैंने क्लो की एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ओलिविया को इस आखिरी सेगमेंट में सोफ़ी और मेरे साथ एक दोस्त के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि क्लो और मैं शादीशुदा थे, लेकिन सच कहूं तो मैंने क्लो से ज़्यादा बार उसकी असिस्टेंट को देखा था। इसके अलावा मुझे ओलिविया से कुछ ज़रूरी काम था। मुझे क्लो से अगले कुछ दिनों का शेड्यूल लेना था ताकि मैं उससे तलाक के बारे में बात कर सकूं। वह बहुत व्यस्त थी। जब रेड कारपेट के बीच में हमारे समूह की भावुक भाषण देने की बारी आई तो ओलिविया अभी तक नहीं आई थी, लेकिन उसने मुझे मैसेज करके बताया था कि वह पास ही है, इसलिए सोफ़ी और मैं पहले गए। भावुक बैकग्राउंड संगीत बजने लगा। हम आमने सामने खड़े थे और मुझे अपनी आंखों को थोड़ा सा भी लाल दिखाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा। लेकिन लाइव चैट में मौजूद दर्शक, जो अभी अभी भावुक हो रहे थे और मेरे साथ रो रहे थे, अचानक अपना मूड बदल दिया। ये दृश्य बहुत भावुक है, संगीत बहुत भावुक है, लेकिन इस बड़े बेवकूफ़ को देखते ही मुझे हंसी क्यों आ जाती है। एथन अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है। जेपीजी, खुद को रोको। ऐसे दृश्य में हंसना नहीं चाहिए। तुम मुझे मार रहे हो। हाहा, मैं मददगार इंसान हूँ, मैं तुम्हारे लिए हंस दूंगा। हाहा, जिन आंसुओं को मैंने इतनी मेहनत से इकट्ठा किया था वे गायब हो गए। मुझे अपनी हंसी रोकने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मेरे होंठ कांप रहे थे क्योंकि मैं अपने तैयार किए गए लंबे भावुक भाषण को छोटा कर रही थी। सोफ़ी, शो खत्म होने के बाद क्या तुम मुझे अपनी दोस्त बनाए रखना चाहोगी? चाहे तुम चाहो या न चाहो, मैंने तय कर लिया है कि तुम मेरे दोस्त हो। वैसे तुमने फूड स्ट्रीट पर मुझसे सबसे महंगा खाना खिलाने का जो वादा किया था वो कब पूरा करोगे? मुझे कोई निश्चित समय बताओ, अगले हफ्ते या अगले महीने। मेरे मूड खराब करने वाले कारनामों पर सोफ़ी के चेहरे पर घोर घृणा के भाव थे। मुझे थोड़ा बुरा लगा। ये मेरी गलती नहीं थी। ये सब लाइव चैट में बकवास करने वाले ट्रोल्स की वजह से था। अगर मैंने जल्दी से ये बात खत्म नहीं की तो हंसी रोकते रोकते मुझे अंदरूनी चोट लग जाएगी। सोफ़ी ने गहरी सांस ली, उसका प्यारा सा चेहरा गंभीर था। क्या तुम मेरी माँ को तलाक नहीं दे सकते? मैं उस एक वाक्य पर जम गया। लाइव चैट में चाहे जो भी हंगामा हो रहा हो, मैं अब हंस नहीं सकता था। उसके शब्दों ने मेरे दिल को थोड़ा दुख पहुंचाया। मैं चाहती हूं कि तुम मेरे पापा बनो। मुझे अच्छा लगता है कि तुम मेरे पापा हो। मैं सच में ऐसा चाहती हूं। अगर तुम मेरी वजह से माँ को तलाक दे रहे हो तो मैं बदल जाऊंगी। मैं अब तुम्हें परेशान करने वाला नहीं कहूंगी और मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी। वादा करती हूँ, ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, दुनिया के सबसे अच्छे। कोई भी दूसरा व्यक्ति तुम्हारा पिता बनकर खुद को भाग्यशाली समझेगा और वह तुमसे प्यार करेगा और तुम पर गर्व करेगा। तो क्या तुम्हें डर है कि मैं भविष्य में तुम्हारे और मम्मी के नए बच्चे को तंग करूंगी? मैं समझा सकती हूँ, मैं उसकी सगी बेटी नहीं हूँ। तुम उसके इकलौते बॉयफ्रेंड हो और उसकी सगाई सिर्फ तुमसे ही हुई है। उसका कोई बच्चा नहीं है। मेरी सगी माँ उसकी बहन थी। वह मेरी मौसी है। उपन्यास इतना लंबा था कि मैं एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। हालांकि मुझे सब समझ आ गया था, लेकिन मैं कुछ बातें भूल गई थी। अगर सोफ़ी ने यह बात न उठाई होती तो मुझे याद नहीं आता कि वह क्लो की बहन की बेटी थी, जिसकी कई साल पहले बीमारी से मौत हो गई थी। क्योंकि क्लो की बहन अविवाहित माँ थी और पिता अज्ञात था, इसलिए क्लो ने सोफ़ी को बेहतर जीवन देने के लिए गोद लिया था। लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि मैं क्लोई के साथ नहीं रह सकता था। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी और मैं उसे मजबूर नहीं कर सकती थी। इससे वो भी दुखी ही होती। अगर तुम्हारा बच्चा हुआ तो मैं उसे कभी तंग नहीं करूंगी। मैं उसकी देखभाल में तुम्हारी मदद भी करूंगी और मैं उसे बहुत प्यार करूंगी। तलाक का मामला तुम्हारी माँ और मेरे बीच का है। ये हम दोनों का है और इसका किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, अगर हमारा तलाक भी हो जाता है तो भी मैं तुमसे मिलने आऊंगी और जब भी मौका मिलेगा तुम्हारे साथ समय बिताऊंगी। क्या मैंने कहा नहीं था? हम जिंदगी भर दोस्त रहेंगे। सोफ़ी का चेहरा उतर गया और उसने अपना सिर फिर से नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद उसने फिर से ऊपर देखा। ठीक है, मैं स्वार्थी हो रही थी। मेरी माँ अपने पतियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है और वो हमारे साथ कभी समय नहीं बिताती। वो एक मशीन की तरह है जिसे सिर्फ काम करना आता है। अगर तुम तलाक चाहती हो तो ले लो। भविष्य में अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं आता तो मेरा इंतज़ार करना। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुमसे शादी कर लूंगी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, एक जोरदार गर्जना ने बाकी सभी आवाज़ों को दबा दिया। यह एक हेलीकॉप्टर था। मैं सचमुच एक अल्फा सीईओ को हेलीकॉप्टर से एक शो में आते हुए देख रही थी। कैमरामैन, उनके चेहरे का क्लोजअप लो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये कौन है दमदार सीईओ। हेलीकॉप्टर से दो महिलाएं निकलीं, क्लो और ओलिविया। क्लो आगे चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी काम से आई हों। उन्होंने बर्फ जैसी सफ़ेद रेशमी ब्लाउज और कमर पर कसा हुआ सूट पहना हुआ था।
वो लंबी, पतली थीं और उनमें एक अलग ही रौब था। उनके आते ही लाइव चैट में हलचल मच गई। कितनी खूबसूरत महिला हैं, वाह कितनी शानदार हैं, बहुत ही शानदार, मेरे पास शब्द नहीं हैं। सच में, जब कोई महिला इतनी शानदार हो तो पुरुषों का कोई चांस ही नहीं। एक मिनट रुको, मुझे इस महिला के बारे में सारी जानकारी चाहिए। सोफी और मैं अभी भी हैरान थे। क्लो हमेशा बहुत व्यस्त रहती थी, एक पल के लिए भी नहीं रुकती थी। वो एक वैरायटी शो में क्यों आईं? अगर हेलीकॉप्टर की गर्जना इतनी तेज न होती तो हम दोनों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। सोफी मुझसे ज्यादा शांत थी। वह सबसे पहले क्लो की तरफ दौड़ी। माँ, ये सोफी की माँ है। अरे, ये तो पागलपन है। एथन, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। क्या तुम सच में उसे तलाक देने वाले हो? अगर तुम ऐसा करते हो तो उसे मुझे दे दो। मुझे भी, मुझे भी। सोफी के बात पूरी करने से पहले ही क्लो उसके पास से गुजर गई। फिर हम दोनों ने देखा कि क्लो के हाथ में फ़ोन की स्क्रीन पर हमारा लाइव प्रसारण चल रहा था, जिसका मतलब था कि उसने सब कुछ देख लिया था। मैं तलाक की बात कर रही थी और सोफ़ी उससे सहमत हो रही थी और फिर मुझे उससे छीन लेने का वादा कर रही थी। सोफ़ी और मैंने एक दूसरे को चुपचाप देखा, हम दोनों ने अपने दिलों में एक दूसरे के लिए उम्मीद की किरण जलाई। क्लो सिर्फ वित्तीय रिपोर्ट पढ़ती थी, मनोरंजन कार्यक्रम कभी नहीं देखती थी। सोफ़ी फिर से क्लो के आगे दौड़ी, उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय का भाव था। माँ, आपको एथन के साथ बुरा बर्ताव करने की इजाज़त नहीं है। मैं भी दौड़कर उसके पास गया और सोफ़ी को अपने पीछे खींच लिया। तलाक तो मैं चाहता हूँ। सोफ़ी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुमसे शादी क्यों की? मैं अवाक रह गया। मुझे मानना पड़ा कि मुझे सच में नहीं पता था कि उसने मुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ कहा था। मुझे बस इतना याद था कि मैंने बहुत लंबे समय तक उसका पीछा किया था, हर दिन उससे मिलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करता था। उसके लिए खाना लाता था और मेरे पास जो भी अच्छा होता था उसमें से कुछ हिस्सा उसे भेजता था। छुट्टियों में मैं उसे तोहफे भेजता था, हालांकि उसने कभी उन्हें स्वीकार नहीं किया। बस एक महीने पहले मैं नशे में धुत था। उसकी कार रोकी, अंदर चढ़ा और उसे प्रपोज किया। मुझे धुंधला सा याद है कि मैं एक दयनीय बेवकूफ़ की तरह रो रहा था, उससे कह रहा था कि मैं उससे इतना प्यार करता हूं कि मर जाऊंगा और उसके कॉलर पर सिर रख कर रो रहा था। जब मैं उठा तो हमारी कानूनी तौर पर शादी हो चुकी थी और उसी दिन एक सादा शादी का रिसेप्शन भी हो गया था। फिर वह एक बिजनेस ट्रिप पर चली गई और अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं बिल्कुल हैरान था। हाँ, तुम हमेशा से मेरे प्रति इतने ठंडे रहे हो। तुमने मुझसे शादी करने के लिए क्यों हाँ कहा? मैंने हाँ कहा क्योंकि तुम थी। क्यों? क्लोई एक कदम और करीब आए और उसकी हल्की ऑर्किड जैसी खुशबू ने मुझे घेर लिया। तुम्हें क्या लगता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी अनुमति के बिना मेरा आईमेसेज पा सकते थे? कि तुम मेरे पास खाना और तोहफे लाने के लिए मेरे साथ घुस सकते थे? क्या तुम मेरी कार रोक सकती थी, अंदर बैठ सकती थी? क्या तुम्हें मुझसे शादी करने की इच्छा जताने का मौका मिल सकता था? ये पहली बार था जब उसने मुझसे इतना कुछ कहा था। अल्फा का लंबा धोखा। मुझे ये जोड़ी बहुत पसंद है, लेकिन क्या उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है? अगर उसे हमारा बेवकूफ़ एथन पसंद है तो उसने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा? आह, कितना अफसोस। लेकिन वह खूबसूरत, कूल और अमीर है। बोलने की क्या ज़रूरत? क्लो ने एक और कदम बढ़ाया, लगभग मेरे सीने से लग गई। मैं घबराकर पीछे हट गया। तो अगर उसकी बातें सच थीं तो वह सच में मुझे पसंद करती थी, इसीलिए उसने मुझे अपने पीछे आने दिया और आखिरकार मुझसे शादी कर ली। फिर मेल लीड का क्या? लियाम कार्टर का क्या मामला था? ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं विलेन बन गया और अपनी शादी बर्बाद कर दी, सिर्फ इसलिए कि मुझे उस पर और लियाम पर शक था, है ना? इसके अलावा ये सच था कि वह हमेशा मेरे प्रति ठंडी रही थी। और उसकी कार में लियाम की वो तस्वीरें और उसे गले लगाते हुए तस्वीरें साबित करती हैं कि वह उतनी मासूम नहीं थी जितना वह दावा करती थी। मैंने खुद को फिर से शांत किया। खैर, मुझे तलाक चाहिए। बस मान लीजिए कि अब मैं आपको पसंद नहीं करता और हम शांति से अलग हो सकते हैं। मैंने पहले ही योजना बना ली है। अब से मैं कड़ी मेहनत करूंगा और पैसे कमाऊंगा। मुझे शादी, पत्नी या बेटी की क्या ज़रूरत है? ये तो बस मेरी कमाई में बाधा डालेंगी। क्लोई ने मुझे ध्यान से देखा, उसकी आंखों में थोड़ी सी पीड़ा झलक रही थी। लेकिन वह हमेशा अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में माहिर थी और उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। अगर आप तलाक चाहते हैं तो मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूँ। इसे अंतिम रूप देने से पहले मेरी एक विनती है। आगे बोलिए। मुझे पता है कि मैं आपके लिए पर्याप्त अच्छी नहीं रही हूँ और इसीलिए आप निराश हैं और मुझे छोड़ना चाहते हैं। मैं बस आपसे एक और साल मांग रही हूँ। मैं एक नई और बेहतर पत्नी बनने की कोशिश करूँगी। शादी के बाद से पिछले एक महीने से मैं लगातार काम कर रही हूँ ताकि मैं आपके साथ एक अच्छा हनीमून मनाने के लिए अपना शेड्यूल खाली कर सकूँ। मैं संतुष्ट नहीं थी। 1 साल, बिल्कुल नहीं। फिर आधा साल, नहीं, ठीक है, 1 महीना। मुझे बस 1 महीना दे दो।
अगर इसके बाद भी तुम जाने पर अड़ी रहोगी तो मैं मान जाऊंगा। 1 महीना भी लंबा लग रहा था। मुझे 1 महीना दो और जब हमारा तलाक होगा मैं तुम्हें $100 मिलियन दूंगा। अपनी इस समझ से पहले, ये साबित करने के लिए कि मुझे उसके पैसे से कोई मतलब नहीं था, मैंने उससे विनती की थी कि वह एक वकील से शादी से पहले का समझौता तैयार करवा ले जिसमें लिखा हो कि अगर हमारा तलाक होता है तो मुझे उसकी संपत्ति का एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने तलाक में उससे कोई पैसा मिलने की उम्मीद नहीं की थी। अब वह $100 मिलियन दे रही थी और मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। सिर्फ 1 महीने में $100 मिलियन, ये तो बहुत बढ़िया सौदा लग रहा था। क्या कहानी का अब कोई मतलब रह गया था? लेकिन कुछ पल की झिझक के बाद क्लोई फिर बोली, $1 बिलियन और कंपनी में मेरे सारे निजी शेयर, सब तुम्हारे लिए। मेरा पैसा कंपनी के प्रोजेक्ट्स में लगा हुआ है, इसलिए अभी मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा $1 बिलियन ही दे सकती हूँ। सोचो ज़रा, सिर्फ 1 महीना। मैं उसी वक्त एक वकील को फ़ोन करके समझौता तैयार करवाना चाहता था, और इसलिए मैंने बेशर्मी से हाँ कर दी क्योंकि सच कहूँ तो वह बहुत ज़्यादा पैसे दे रही थी। भला कोई इंसान इसे कैसे मना कर सकता था? नहीं, ठीक है, मैं मान लेता हूँ। मैं बस एक छिछोरा सुंदर लड़का हूँ जो क्लो एंडरसन के पैसों पर जी रहा है। घर पहुँचते ही क्लो ने अरबों डॉलर मेरे खाते में ट्रांसफ़र कर दिए और कंपनी के शेयर भी मुझे ट्रांसफ़र करने की कोशिश की। लेकिन मुझे ये बहुत झंझट भरा लगा और मैंने कागजात पर हस्ताक्षर नहीं किए। 1 महीने बाद क्लो की कंपनी के कई प्रोजेक्ट्स में मुनाफा हुआ और उसने मुझे एक और अरब डॉलर ट्रांसफ़र कर दिए। महीने दर महीने क्लो मुझे पैसे भेजती रही, और इस तरह अंत में तलाक कभी हुआ ही नहीं। एक दिन मैंने लियाम की वो तस्वीरें उसके सामने फेंक दीं। क्लो पर ज़रा भी असर नहीं हुआ। और तुम तो रोज़ सोफ़ी के सामने खुद को फ़ोटोशॉप एक्सपर्ट कहते हो। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये नकली हैं? और जानते हो क्या, गौर से देखने पर वह सही थी। और उस पेरेंटिंग शो के ख़त्म होने के बाद लियाम का कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और उसका क्लो से कोई संपर्क नहीं रहा। लियाम को मुख्य पुरुष किरदार निभाना था, लेकिन मैंने खलनायक बनने और कहानी के अनुसार चलने के बजाय अलग विकल्प चुने, इसलिए मुख्य पुरुष किरदार लियाम अपना आपा खो बैठा। वह खुद पर काबू नहीं रख सका और मेरे खिलाफ हो गया, मुझ पर फॉलोअर्स खरीदने का झूठा आरोप लगाया। लेकिन उसे क्लोई के इस कारनामे की उम्मीद नहीं थी, और अंत में वह मुझसे जीत नहीं सका। अगले साल मैंने गलती से क्लोई को गर्भवती कर दिया। मैंने कुछ और साल इंतजार करने की योजना बनाई थी और मुझे पूरा शक है कि क्लोई ने ही यह सब किया था, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है। गर्भवती होने के बाद उसने मुझे तोहफे में एक आलीशान यॉट खरीद कर दिया, इसलिए मैंने इस मामले को आगे न बढ़ाने का फैसला किया। इसके अलावा लाखों दर्शकों के सामने किसी ने वादा किया था कि वह बच्चे को पालने में मदद करेगी, इसलिए मैंने खुशी खुशी एक प्रमुख सीईओ के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू कर दिया। मैंने क्लोई को कंपनी संभालने में मदद करना शुरू कर दिया, उसके लिए फिर से दिन में 3 बार खाना बनाना शुरू कर दिया और उस पर खूब प्यार लुटाया। और क्लोई अपने वादे के मुताबिक मेरे साथ और भी अच्छा व्यवहार करने लगी। मैं इतना खुश था कि मैं तलाक की बात पूरी तरह से भूल गया। अगले साल हमारी बेटी लिली का जन्म हुआ। जब भी सोफ़ी स्कूल से छुट्टी पर होती, हमारा घर कुछ इस तरह का होता। सोफ़ी, तुम्हारी बहन भूखी है, जाओ उसके लिए दूध बनाओ। सोफ़ी, तुम्हारी बहन रो रही है, जाओ उसे चुप कराओ। सोफ़ी, तुम्हारी बहन ने पॉटी कर दी है, उसका डायपर बदल दो। और फिर सोफ़ी बड़बड़ाते हुए चली जाती, क्या उसने अभी अभी पॉटी नहीं की थी? पापा, लिली की पॉटी इस बार थोड़ी गहरे रंग की है। क्या आपको लगता है कि उसे डिहाइड्रेशन हो गया है? क्या हमें उसके दूध में कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाने चाहिए? अपनी बहन के जन्म के बाद ये कभी शांत रहने वाली छोटी राजकुमारी उसकी देखभाल करने में माहिर हो गई थी। ओह, और एक और बड़ा बदलाव आया था। जो लड़की अपनी माँ की तरह शांत और अलग थलग रहती थी, वह अब पूरी तरह से बातूनी हो गई थी।